नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो समझते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भारत क्यों आई थी, कैसे आई थी और इस कंपनी का विस्तार कैसे हुआ था। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये याद रखना है कि एक नाविक था, नाम था उसका ड्रैक। क्या नाम बताएं? कैप्टन ड्रैक। ये समुद्री यात्रा में निकला था। तो जब ये समुद्री यात्रा में निकला था तो इसको एक पुर्तगालियों का जहाज मिला। ठीक है, अब इसने क्या किया, उस पुर्तगाली जहाज को लूट लिया। अब जब इसने पुर्तगाली जहाज को लूटा ना, किसने? तो ये जो ड्रैक हम आपको बता रहे इन्होंने, ठीक, पुर्तगाली जहाज को लूटा। उसमें एक इसको मैप मिला भारत का। अब भारत के बारे में कुछ जानकारी मिला। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अंग्रेज से पहले पुर्तगाली भारत आ चुका था। अब पुर्तगाली भारत आ करके कारखाना वगैरह भी खोल लिया था। हम आप लोगों को वीडियो में बता चुके हैं पहले भी, ठीक है, पुर्तगाली और डच के बारे में। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो ये जो ड्रैक हम आपको बता रहे हैं, इसने पुर्तगाली जहाज को लूटा तो इसको एक मैप मिला। अब याद रखिएगा, इस मैप में भारत के बारे में जानकारी मिला। अब ये इतना ज्यादा प्रभावित हुआ जानकारी जब इसको मिला तब, कि ये इंग्लैंड पहुंचा अपना देश, और वहां जाकर के कुछ व्यापारियों को लेकर के एक कंपनी बनाया जिसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम आपको बता रहे हैं, इसको कब बनाया था? तो 1599 में बनाया गया था। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, हम बनाने का बातचीत कर रहे हैं। ये कंपनी अभी इंग्लैंड में ही है। कहाँ है? तो लंदन में है। ध्यान दीजिएगा। तो 1599 में बनाया गया। जिस समय इस कंपनी को बनाया था उस समय इसमें टोटल 17 साझेदार था। कितना को साझेदार बताएं? 17 साझेदार। अब देखिए, जब कंपनी को बनाया गया था उस समय इंग्लैंड का स्थिति उतना बेहतर नहीं था। कुछ बड़ा बड़ा व्यापारी, कुछ जमींदार, यही लोगों की स्थिति बेहतर था। बाकी बोल सकते हैं कि लोगों की स्थिति उतना अच्छा नहीं था। तो कंपनी बनाया कब? 1599 में। अब ये कंपनी इंग्लैंड में ही है। अब याद रखिएगा, 17 को इसमें मालिक है। तो क्या मालिक लोग इस कंपनी को चला लेगा? कंपनी चलाने के लिए हमको कर्मचारी, लेबर का जरूरत पड़ता है। अब उस समय समस्या यह था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इस कंपनी में कोई भी आदमी नौकरी करने के लिए तैयार नहीं था। अब नौकरी क्यों नहीं करता था? क्योंकि जो नौकरी हम आपको बता रही है, नौकर शब्द से निकला हुआ वर्ड है। मतलब आप यदि कहीं नौकरी करते हैं ना, तो आप किसी का नौकर है। आप यदि नौकरी करते हैं तो समाज का आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं। समाज में आपको गिरा हुआ आदमी माना जाएगा, क्योंकि आप किसी का नौकर हो। आज के डेट में ठीक इसका उल्टा हो गया। तो पहले का आदमी नौकरी नहीं करता था। आप लोगों का ही घर में बुजुर्ग लोग बोलता होगा कि पहले हम लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी देता था, लेकिन हम लोग नौकरी नहीं किए। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस समय आदमी नौकरी करना ही नहीं चाहता था। क्योंकि नौकरी का मतलब क्या होता है? नौकर होता है, कि आप किसी के यहां नौकरी कर रहे हैं मतलब आप नौकर हो। तो इस कंपनी में कोई भी आदमी नौकरी करने के लिए तैयार नहीं था। तो ये आपको समझ में आ गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया इसको 1599 में, और इस कंपनी में टोटल 17 साझेदार था। क्या इस कंपनी में कोई नौकरी करना चाहता था? तो बिल्कुल नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कंपनी हम आपको बता रहे हैं, ये भारत आई कब थी? तो 1600 में आई थी। अब 1600 का बात हम आपको बता रहे हैं, 1600 ईस्वी का, ठीक है। उस समय बस, ट्रेन, एरोप्लेन, ये सारी सुविधाएं होगा क्या? हरगिज नहीं होगा। तो कोई भी आदमी इंग्लैंड से यदि आएगा तो कैसे आएगा? समुद्र के रास्ते आएगा। अब एक चीज बताइए कि समुद्र के रास्ते यदि कोई आता है तो नौ परिवहन भी तो उतना विकसित नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जो भी कोई आदमी आएगा वो लकड़ी वाला बोट में चढ़ करके आएगा। अब आने में समय बहुत ज्यादा लगता था, महीनों टाइम लग सकता था, क्योंकि बगैर पढ़ाओ के आप इतना दूरी तय नहीं कर सकते हो। तो एक चीज बताइए कि कोई भी आदमी इंग्लैंड से निकलेगा तो लकड़ी वाला बोट में चढ़ के निकलेगा। अब वो अपना सर पे कफन बांध के ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो आदमी भारत पहुंच जाएगा। रास्ते में आंधी तूफान कुछ भी आ सकता है, डूब के मर ही सकता है। ऐसा थोड़ा कि पहुंच करके फोन कर देगा। ये सब सुविधा था क्या? नहीं था। तो एक चीज जरा सोच के देखिए, ये जो कंपनी हम आपको बता रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, इस कंपनी में जो भी आदमी आया होगा, क्या बहुत रईस आदमी आया होगा? नहीं, वो सब गया गुजरा लगभग आदमी आया था। मतलब लेबर कैटेगरी का आदमी आया होगा, जिसको अपने परिवार से कोई मतलब नहीं होगा,
पता चल रहा? तो क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि यहां पर पहुंच ही जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो हम आपको बताएं कि कंपनी आई कब थी? 1600 में। अब ये कंपनी जब आई 1600 में, तो जब इस कंपनी आ रही थी उस समय याद रखिएगा इंग्लैंड की महारानी का नाम था एलिजाबेथ प्रथम। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये कंपनी भारत आई थी ना, उस समय इंग्लैंड की महारानी का नाम क्या बताया? तो एलिजाबेथ प्रथम। अब ये जो एलिजाबेथ प्रथम के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इन्होंने पहले याद रखिएगा 15 साल का अधिकार प्राप्त किया था व्यापार करने के लिए। कितना साल का? 15 साल। हालांकि इसको आगे जाकर के बढ़ा दिया गया था 20 साल के लिए, ध्यान दीजिएगा। और इस कंपनी में ये जो महारानी एलिजाबेथ बता रहे हैं ना, उसका भी कुछ हिस्सा था, है ना। तो कंपनी भारत आई 1600 में, स्थापना हुआ कंपनी का 31 दिसंबर 1600 को। डेट में कंफ्यूज होने का एकदम जरूरत नहीं है, याद रखना है कंपनी को बनाया था 1599 में। कहां? तो लंदन में। याद रखिएगा भारत आई कब? तो 1600 में। और कंपनी का स्थापना कब हुआ? तो 31 दिसंबर 1600 को। ठीक है। अब जब ये कंपनी का स्थापना होता है, ठीक, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो ये कंपनी स्थापना हो गया इसका भारत में। अब एक चीज आप लोग बताइए कि आप यदि कोई कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, उस कंपनी में आपको सैलरी देता है 10,000 रुपया महीना में, और साइड से आप 10 लाख रुपया इनकम करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो आप किस पे ज्यादा ध्यान दोगे? जाहिर सी बात है आप साइड्स का इनकम पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे में आपका कंपनी क्या होगा? डूबेगा कि उठेगा? तो जाहिर सी बात है आपकी कंपनी डूब जाएगी। समझना है क्या बोल रहे हैं। तो ये जो कंपनी आपको बता रहे हैं, जब इस कंपनी में कोई नौकरी नहीं करना चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था? क्योंकि नौकरी, नौकर सबसे निकला हुआ वर्ड है। तो नौकरी जब कोई नहीं करना चाहता था, तो कंपनी ने कर्मचारियों को एक ऑफर दिया, बोला आप कंपनी में नौकरी के साथ साथ निजी व्यापार भी कर सकते हो। निजी व्यापार का मतलब क्या होता है? अपना खुद का व्यापार भी कर सकते हो। मतलब ये कि आप कंपनी में नौकरी करो, साथ में घुसखोरी करो, धोखेधड़ी करो, ये सारा चीज कर सकते हो, माल इधर से उधर बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस तरह का जब किसी को ऑफर मिला तो वो कंपनी में बोला ठीक है नौकरी हम करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब कंपनी का स्थापना हुआ भारत में, तो ये घुसखोरी धोखेधड़ी तो चलेगा ही चलेगा। अब जब घुसखोरी धोखेधड़ी चलेगा तो कंपनी क्या होगा? डूबेगा। ध्यान दीजिएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, ये भी घाटे में जा रही थी, क्योंकि कर्मचारियों को ऑफर दे करके रखा था कि आप निजी व्यापार कर सकते हो। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि जो कंपनी है घाटे में क्यों जा रही थी। हम आपको क्या बताएं कि आप कोई कंपनी में नौकरी करते हैं और आपको कंपनी 10,000 रुपया सैलरी देता है, आप साइड से 10 लाख इनकम करते हो। ऐसा यदि आप करते हो तो आपका कंपनी डूबेगा, उठेगा नहीं। तो इस कंपनी में भी सेम कंडीशन है कि कर्मचारियों को ऑफर दे करके रखा था, वो लोग निजी व्यापार कर रहा था। अब निजी व्यापार करेगा तो कंपनी घाटे में जा रही थी। ध्यान दीजिएगा, ये जो कंपनी था ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका कोई उद्देश्य नहीं था कि हम भारत में जाकर के शासन करेंगे। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था, व्यापार करना और धन कमाना। याद रखिएगा, इसका कोई उद्देश्य नहीं था भारत में जाकर के शासन करना। ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका उद्देश्य कब बदला था? तो जब याद रखिएगा ये कंपनी जो है अपना समर्पण पत्र ब्रिटिश पार्लियामेंट को सौंप देता है। तो कब सौंपता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये कंपनी जब घाटे में जा रही थी, उस समय कहा जाता है कि ये जो लेबर लोग आया था ना, ये लोग इतना पैसा कमा लिया था कि यदि 2-4 को खड़ा हो जाता है तो इस कंपनी को फिर से उठा सकता था। लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया नहीं। उस समय जो कोई भी आदमी यहां आया था, लेबर कैटेगरी का आदमी जो आया था, जब ये दोबारा इंग्लैंड गया ना, वो आया था तो लेबर बन करके, लेकिन जब यहां भारत से जब दोबारा ये लोग इंग्लैंड गया तो वहां जिसके सामने बैठ नहीं सकता था, जिसके सामने खड़ा नहीं हो पाता था, उसी के साथ बैठ करके चेस कर रहा था। तो जरा सोच के देखिए कि इंग्लैंड का जो व्यापारी था, वहां का जो बड़ा बड़ा उच्च वर्ग का आदमी था, उन लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा कि ये लेबर लोग जाकर के इंडिया में ऐसा कर सकता है, तो हम लोग जाएंगे तो कैसा कैसा करेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगने लगा कि हम लोग तो शासन कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंपनी जब घाटे में जा रही थी तो अंग्रेजों ने बोला, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि हम कंपनी को पहले जैसा फिर से बना देंगे, कंपनी को सौंप दीजिए। लेकिन कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक शर्त रखा था। शर्त यह रखा था कि कंपनी में गवर्नर होगा मेरा, यह शर्त रख दिया था। समझ आ रहा? तो
तो जब शर्त गवर्नर यदि मान लीजिए कंपनी आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट का हो जाएगा कंपनी में, तो इसका मतलब क्या कि इंजन हो गया ब्रिटिश पार्लियामेंट का। अब इंजन जिधर जाएगा बोगी उधर ही जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? सब किसका बोलबाला चलेगा? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का बोलबाला चलेगा। तो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट को समर्पण सौंप दिया, कंपनी कुछ दिन में दिवालिया हो गया, तो कंपनी ने अपना समर्पण पत्र ब्रिटिश पार्लियामेंट को सौंप दिया। तो जब कंपनी ने अपना ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपना जब समर्पण पत्र सौंप दिया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट तैयार किया था। उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आई थी। ये चीज हम लोग किस में पढ़ते हैं? तो ये हम लोग पॉलिटिकल में पढ़ते हैं। बात समझे क्या बोले? और आज हम आप लोगों को बताएंगे कंपनी के बारे में। तो यहां तक में आपको तो ये समझ में आ गया कि कंपनी आई कैसी थी। अब हम इसमें बात करेंगे कारखाना के बारे में। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको बनाया कब गया था? 1599 में। कितना को मालिक था? 17 को मालिक था। भारत कब आई थी? 1600 में। जब 1600 में इस कंपनी आई थी जब कंपनी, तो उस समय भारत टोटल 217 को आदमी आया था। कंपनी का स्थापना 31 दिसंबर 1600 को। एग्रीमेंट कितना साल का था? 15 साल का था। ब्रिटेन की महारानी का नाम क्या बताए थे? एलिजाबेथ। ध्यान दीजिएगा, इस कंपनी का कोई उद्देश्य नहीं था कि भारत में जाकर के शासन करेंगे। इस कंपनी का उद्देश्य क्या था? तो व्यापार करना और धन कमाना। समझना है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिए कि जो कंपनी हम आपको बताएं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, समझना है। तो अंग्रेजों ने भारत में कारखाना खोलने के प्रयास के अंतर्गत सबसे पहले 1608 में, कितना बताएं? 1608 में। तो 1608 में ब्रिटेन का एक सम्राट था, नाम था उसका जेम्स प्रथम। क्या नाम बताएं? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने सबसे पहले कैप्टन हॉकिंग्स को भेजा था। याद रखिएगा, किसको भेजा? कैप्टन हॉकिंग्स को भेजा जहांगीर के दरबार में। कब भेजा? 1608 में भेजा। तो क्वेश्चन पूछता है 1608 में ब्रिटेन का सम्राट कौन था? जेम्स प्रथम। किसको भेजा? कैप्टन हॉकिंग्स को। किसके दरबार में भेजा? जहांगीर के दरबार में। कब भेजा? 1608 में भेजा। अब ये जहांगीर के दरबार में गया, भेजा था 1608 में, लेकिन जहांगीर से मिला 1609 में। ठीक है। और जहांगीर से मिलने के बाद हॉकिंग्स ने जहांगीर को बोला कि हमको सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दीजिए। कहां बताएं? सूरत में। लेकिन याद रखिएगा, अंग्रेजों ने यह कारखाना खोलने, अंग्रेजों को कारखाना खोलने की अनुमति नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि पहले पुर्तगाली यहां पर बहुत लूट मार और धर्म परिवर्तन का काम कर चुका था। इसलिए जहांगीर ने बोला कि आपको हम कारखाना खोलने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, 1608 में ब्रिटेन का सम्राट जेम्स प्रथम था। किसको भेजा? कैप्टन हॉकिंस को। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। कहां बसने का इजाजत मांगा? सूरत में। इजाजत मिला? बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा, कैप्टन हॉकिंस बड़ा जिद्दी आदमी था। 3 साल तक आगरा में रह गया ये, जहांगीर को खुश करने के लिए। आगरा में रहा, बहुत कुछ काम किया, समाज सेवा शुरू कर दिया। कई भाषाओं का जानकार था ये, अरबी, फारसी एकदम फर्राटेदार बोलता था कैप्टन हॉकिंस। कुछ अच्छा काम किया। उसके बाद 3 साल के बाद जहांगीर ने इसको बोला कि तुम अभी भी कारखाना नहीं खोल सकता, कुछ मनसब वगैरह ले लो, कुछ धन दौलत गिफ्ट वगैरह दिया, बोला कारखाना नहीं खोल सकते हो। ध्यान दीजिएगा। तो आपको याद रखना, 1608 में ब्रिटेन का सम्राट जेम्स प्रथम किसको भेजा? कैप्टन हॉकिंस को। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। कहां बसने की इजाजत मांगा? सूरत में। इजाजत मिला? नहीं मिला। 3 साल आगरा में रह गया, बहुत अच्छा काम किया, फिर भी कारखाना खोलने की अनुमति नहीं दिया। उसके बाद और एक लाइन याद रखिएगा, 1615। तो 1615 में भी ब्रिटेन का सम्राट कौन था? तो जेम्स प्रथम ही था। अब की बार याद रखिएगा, जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को भेजा। किसको भेजा? रो को। अब ये जो रो आया था ना, इसका भी उद्देश्य क्या था? तो व्यापारिक कारखाना, व्यापारिक समझौता करना, कारखाना खोलना। ये भी जहांगीर के दरबार में ही आया 1615 में, लेकिन जहांगीर के साथ इसका व्यापारिक समझौता नहीं हो पाया। तो जहांगीर के साथ नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो उस समय गुजरात का एक सूबेदार था, नाम था खुर्रम। खुर्रम बोला जाता है शाहजहां को। तो याद रखिएगा, जो खुर्रम के बारे में हम आपको बता रहे हैं, शाहजहां को कहा जाता है। ठीक है, ताजमहल वाला शाहजहां, ध्यान दीजिएगा। खुर्रम ने याद रखिएगा सर टॉमस रो को कारखाना खोलने की अनुमति दे दिया। और ये सर टॉमस रो वापस जाने से पहले गुजरात में अहमदाबाद, भड़ोच, मुंबई, इन सब स्थानों में कारखाना स्थापित कर दिया। ठीक है। तो आपको पता चलना चाहिए 1615 में ब्रिटेन का सम्राट कौन था? जेम्स प्रथम। किसको भेजा? सर टॉमस रो को। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार। इजाजत मिला? नहीं मिला। किसने इजाजत दिया? खुर्रम ने दिया, शाहजहां ने दिया। कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह और एक टॉपिक आप लोगों को याद रखना पड़ेगा,
1661 में ब्रिटेन का सम्राट था चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम बताएं? चार्ल्स द्वितीय। ये जो चार्ल्स द्वितीय बता रहे ना, इसका विवाह हुआ था पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ। आप चार्ल्स द्वितीय जो बता रहे हैं, याद रखिएगा, इसको उस समय पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया ना, तो इसको उस समय बॉम्बे मिल गया दहेज के रूप में। बॉम्बे, अब बॉम्बे जब इसको दहेज के रूप में मिला तो इसने 10 पाउंड किराए पर, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ये बॉम्बे जो है ये कंपनी को दे दिया था। मतलब कंपनी यहां पर व्यापार व्यवसाय कर सकती है। ठीक है, तो 1608 वाला सिस्टम समझ गए, 1615 समझ गए, 1661 भी समझ गए। उसके अलावा और एक टॉपिक समझिए, 1715। देखिए 1715 जो बता रहे हैं ना, उस समय एक मुगल शासक था, अयोग्य बादशाह, नाम था उसका फर्रुखसियर। फर्रुखसियर जो है इसका शासन काल आता है 1713 से लेकर के 19 तक। ठीक, तो इसी के समय में मतलब 1715 में एक व्यापारिक मिशन आया था इससे मिलने के लिए। अब व्यापारिक मिशन जो बता रहे हैं ना, इसमें 3 आदमी था, एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन और ख्वाजा सईद। तो ये जो हैमिल्टन नाम आपको बता रहे हैं, इस नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों याद रखना पड़ेगा? कि जो हैमिल्टन हम आपको बता रहे हैं ना, ये एक सर्जन था, डॉक्टर था ये। इसने फर्रुखसियर जो है इसको एक प्राणघात फोड़े से निजात दिलाई, इलाज किया था उसका। अब याद रखिएगा, इलाज किया, ये इतना खुश हुआ महाराज, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, फर्रुखसियर इतना खुश हुआ कि कंपनी के लिए 1717 में एक आदेश जारी कर दिया। कैसा आदेश था वो? ध्यान दीजिएगा, कंपनी को सुविधा दिया गया, और इतना सुविधा दिया कि पहले कंपनी को किसी ने इतना सुविधा नहीं दिया था, सिर्फ एक छोटका सा इलाज के लिए। तो याद रखिएगा, ये सब शासक जो है बर्बादी करने वाला शासक था। फर्रुखसियर बर्बाद शासक है, पतन में इसका बड़ा योगदान आता है। सैयद बंधु के सहयोग से राजा बना था ये, इसका अपना कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये मुगल साम्राज्य का पतन हम वीडियो बना चुके हैं, नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो फर्रुखसियर ने 1717 में कंपनी के लिए एक आदेश जारी किया, एक फरमान जारी किया। क्या बोला? इलाज के बदले, याद रखिएगा, इसने बोला कि 3000 रुपया वार्षिक दीजिए, पूरे बंगाल में निःशुल्क व्यापार कीजिए। साथ में बोला कलकत्ता के आसपास की भूमि अंग्रेज को किराए पर लेने का अधिकार नहीं था, इसने अधिकार दिया। इसके अलावा दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं, ये बोला इसने कि मुगल का जो सिक्का चलता है, ठीक है, अब अंग्रेज का जो सिक्का प्रचलन में आया था, बोला मुगल साम्राज्य में अंग्रेज के सिक्कों को भी इसने मान्यता दे दिया। इसके अलावा बोला 10,000 रुपया सालाना दीजिए और पूरे सूरत में निःशुल्क व्यापार कर लीजिए। ये जो सुविधा था ना, बहुत बड़ा सुविधा था। अंग्रेजों ने इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया था। मैग्ना कार्टा का मतलब होता महाअधिकार। ये बहुत बड़ा अधिकार था जो फर्रुखसियर ने अंग्रेज को दे दिया था। आप मुगल साम्राज्य का पतन के बारे में पढ़ोगे तो आपको एक पता चलेगा कि अंग्रेजों को मौका देने का एक्चुअली काम किया था शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय एक मुगल सम्राट आता है, उसके समय में याद रखिएगा 1803 में अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, 1803 में ही। तो ये सब क्या है? बर्बाद शासक है। औरंगजेब के बाद जो कोई भी आया था वो बर्बादी था, है ना। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बंगाल में अंग्रेजों ने पहला कारखाना खोला था 1651 में। ठीक है, तो 1651 में कारखाना खोला। बंगाल में इसको छूट भी मिला। सबसे पहले व्यापारिक छूट पूछता कहां मिला, तो बंगाल में। कैसे छूट मिला था? तो बंगाल में याद रखिएगा शासक था शाह शुजा, उसका एक दरबारी चिकित्सक था ग्रेवियन वांटम। तो ग्रेवियन वांटम जो है, इसने एक सिफारिश किया था कि बंगाल में व्यापार में छूट मिलना चाहिए। तो बंगाल में पहला छूट अंग्रेजों को 1651 में मिला था। कब मिला था? 1651 में। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान मिला था। मतलब गोलकुंडा में अनुमति कब मिलता है कारखाना खोलने का? तो 1632 में। ठीक है, इसके अलावा 1633 में उड़ीसा, 1639 में मद्रास। ठीक है, इसके अलावा 1637 में पटना हो गया, और भी कई जगह में कारखाना खोला। याद क्या रखना है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। तो 1651 जो हम आपको बताएं, सबसे पहले बंगाल में व्यापारिक छूट मिला था, इसको जरूर याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 1672 में शाइस्ता खां से भी फरमान मिला था, कारखाना खोलने का आदेश मिला था। इसके अलावा 1672 का 1680 में औरंगजेब ने भी दिया। ध्यान दीजिएगा, शाइस्ता खां ने आदेश कब दिया था? 1672 में। ठीक है, औरंगजेब ने कब दिया? तो 1680 में।
अब याद रखिएगा औरंगजेब ने जब दिया तो धीरे धीरे अंग्रेज क्या करता है, थोड़ा बहुत लूट मार वगैरह करना शुरू कर देता है, ठीक है, हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। जैसे याद रखिएगा सूरत, मुसलीपट्टनम, इस सब क्षेत्र में कुछ लूट मार वगैरह किया था, तो औरंगजेब ने क्या किया, इस सब क्षेत्र से बोला अधिकार हम छीन लेंगे, आपका छीन भी लिया। मतलब आपको याद रखना है कि औरंगजेब ने अंग्रेजों को पहला जो आदेश दिया था वो 1680 में दिया, फिर छीन लिया। दोबारा कब दिया था, तो याद रखिएगा 1691 में दोबारा दिया था। कब दिया था, 1691 में। तो ये जो कंपनी हम आपको बता रहे हैं, कौन सी कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को सिर्फ इतना समझा रहे हैं कि कंपनी आई कैसी थी, और याद रखिए कि इस कंपनी का स्थापना कैसे हुआ था, पता चल रहा, और कुछ जो हम आपको सम्राट बताएं, ये सब टॉपिक आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, है ना। आगे अंग्रेज के बारे में हम लोगों को और भी कुछ चीजें पढ़ना है, जो आगे आप लोगों को वीडियो में मिलेगा, क्योंकि आगे हम आपको ज्यादा बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो फिर आज रहने देते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।